नमस्कार, मैं यादव राहुल सर आप सभी का आपके अपने चैनल पूर्वांचल कैरियर क्लासेस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। एक बार सभी साथी जुड़ जाएंगे। हमारी कक्षा जो है यूपी ट्रिपल एससी पेट के लिए अगली कड़ी आज हम आपके सामने लेकर पुनः उपस्थित है। कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण एवं प्यारे प्रश्नों का संग्रह। तो हमारे सभी भाई बहन एक बार पेपर और पेन लेकर बैठ जाएंगे। अच्छा, लाइक शेयर सब्सक्राइब इस सब के लिए कहना नहीं चाहिए, लेकिन आज कह दे रहे हैं कि कर दीजिएगा और थोड़ा सा शेयर दबा के कर दीजिए। जितने लोग जुड़े हैं फटाफट एक बार शेयर कर दें। अच्छा, एक चीज ये है कि यूपी ट्रिपल एससी पेट का जो पेपर इस बार हो रहा है 2025 वाला, देखिए भैया बहुत जरूरी बात इसमें यह है, इस बार स्कोर बहुत अच्छा होना चाहिए। स्कोर बहुत अच्छा होना चाहिए, परसेंटाइल आपकी बेहतरीन होनी चाहिए, अच्छी होनी चाहिए। स्कोर अच्छा होगा तो आपको लगभग बहुत प्यारी प्यारी कई वैकेंसियां कई भर्तियां देखने के लिए मिलेंगी। और कहीं आपका स्कोर कम रह गया तो समस्या बढ़ जाएगी, इसका कोई मतलब नहीं रह पाएगा। तो इसलिए यही निवेदन है आप लोग को, क्लास पूरी तरीके से देखिए, जितना पढ़ाया जा रहा है लगातार रिवीजन करते चलिए। थ्योरी की कक्षा हम लोग पहले पढ़ चुके हैं, प्रैक्टिस करा रहे हैं। अच्छा, प्रैक्टिस पूर्णतः निःशुल्क है। कुछ दिन में एक बार एग्जाम का डेट आ जाने दीजिए, हम लोग पूरे के पूरे 100 प्रश्नों का एक जो है बहुत ही बेहतरीन संग्रह मॉडल पेपर लेकर आएंगे। तब तक के लिए दोस्तों आप लोग प्रैक्टिस से कुछ न कुछ रोज करते रहिए। आइए देखते हैं आज का पहला प्रश्न क्या कह रहा है भैया। तो आज का पहला प्रश्न क्या कह रहा है, जरा ध्यान से देखिए और इस प्रश्न का उत्तर देने का प्रयास करिए और कमेंट सेक्शन में छाप के बताइए कि इस पहले वाले प्रश्न का आखिर में उत्तर कौन सा होगा। क्या है कि खाद्य तेल निम्नलिखित में से किससे निकाला जाता है। पहले ही बहुत बढ़िया क्वेश्चन, बहुत आसान क्वेश्चन आ गया। खाद्य तेल, ये खाने वाला तेल जो है, ये किससे निकाला जाता है? सरसों से निकाला जाता है भैया। सरसों अर्थात जिसे राई कहा जाता है। तो किस विकल्प में है? भांग। अरे बप्पा बप्पा, भांग, कपास, राई। अच्छा, ये विकल्प नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। पहले वाले प्रश्न के लिए आगे बढ़िएगा, आगे बढ़िएगा और एकदम तोड़ के रख दीजिएगा। आप लोग बहुत ही एकदम जान लीजिए कि तन्मयता से लग जाइए, कहीं कोई कसर, कहीं कोई कमी न रहने पाए। हमारी तरफ से तो पूरा प्रयास होगा, हमारी संस्था की तरफ से पूरा प्रयास होगा कि आपका स्कोर बेहतर से बेहतर, ज्यादा से ज्यादा हो सके, आ सके। दूसरा प्रश्न कह रहा है कि प्रदूषण नियंत्रण के लिए देश का शीर्ष संगठन आखिर कौन सा है। प्रदूषण नियंत्रण के लिए देश का शीर्ष संगठन आपको बताना है भैया। तो इसका सबसे बेहतरीन आंसर आप कमेंट सेक्शन में इन 4 विकल्पों में से छाट के बताइए कौन सा सही होगा। क्या पर्यावरण वन व जलवायु परिवर्तन विभाग? नहीं, ऐसा तो नहीं है। पर्यावरण प्रदूषण नियंत्रण प्राधिकरण? नहीं भैया, ये भी नहीं है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड? जी हाँ, प्रदूषण नियंत्रण के लिए देश का शीर्ष संगठन केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड है। बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा विकल्प नंबर सी वाला इस वाले प्रश्न के लिए। आगे बढ़िएगा, आगे बढ़िएगा और अगला प्रश्न आपके सामने एकदम हाजिर है और इसका उत्तर आप देने का प्रयास करिए। किसी प्रकार की तबाही के बाद वे जंगल जो दोबारा उग जाते हैं, मान लीजिए कोई जंगल है, किसी कारण बस उसमें आग लग गई, पूरा का पूरा जंगल जल के राख हो गया, खाक हो गया। उसके बाद उसमें पुनः जंगल यानी पुनः पेड़ पौधे उग जाते हैं, निकल आते हैं, तो उनको रिक्त स्थान कहा जाता है। आखिर क्या कहा जाता है भैया? तो उन्हीं को द्वितीयक वन कहा जाता है। बात समझ रहे हैं ना? पकड़िएगा बात को। ये जो कहाँ है विकल्प नंबर डी वाला, जी द्वितीयक वन इसे कहा जाता है। क्या कहा जाता है? द्वितीयक वन। विकल्प नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा इस तीसरे वाले प्रश्न के लिए। आगे बढ़िएगा, अगला प्रश्न क्या कह रहा है, जरा ध्यान से देखिए मेरे भाई। अगला प्रश्न कह रहा है, क्या कह रहा है, ध्यान से देखिए और पढ़िए। ई नंबर ये जाने दीजिए, गलत छाप गया, पुराना करंट है। करंट का क्वेश्चन 2017 का है। चलिए अगला प्रश्न क्या है, संविधान से कह रहा है कि संविधान के अनुसार इनमें से कौन सी भारत की राष्ट्रीय भाषा है। संविधान के अनुसार
इस 4 विकल्पों में से भारत देश की, हमारा जो प्यारा सा भारत है, उसकी राष्ट्रीय भाषा आखिर में क्या है? तो वही राष्ट्रीय भाषा बताना है। भारत सरकार की कोई राष्ट्रीय भाषा नहीं है। जी हाँ, पहला विकल्प एकदम मिल गया सही, यही वाला विकल्प सही हो जाएगा। कोई राष्ट्रीय भाषा नहीं है भारत की संविधान के अनुसार। हालांकि आधिकारिक भाषा हिंदी को मान लिया गया है, लेकिन संविधान के अनुसार कोई भारत की राष्ट्रीय भाषा है ये नहीं है। विकल्प नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़िएगा। दूसरा प्रश्न आपके सामने हाजिर है, कह रहा है कि रिक्त स्थान में वनवासी अनुसूचित जनजातियों एज FDSC है, क्या लिख दिया है, चलिए आज अनुसूचित जनजातियों के वन अधिकारों को मान्यता दी और FDSC के लोगों को वन भूमि पर अधिकार दिलाया। तो इसमें से देखिए 4 विकल्प आपके सामने है, कौन सा प्रश्न का उत्तर इसमें सही होगा यही आपको बतलाना है दोस्तों। तो देखिएगा, कह रहा है कि वन अधिकारों की मान्यता अधिनियम, ये पहले में सही उत्तर मिल गया, पहला ही विकल्प सही है इस प्रश्न के लिए। यहाँ पर आप भर देंगे क्या, वन अधिकारों की मान्यता अधिनियम। विकल्प नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। आगे बढ़िएगा। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, जरा ध्यान से देखिए और बताइए कि अगर कोई पत्र याचिका जनहित याचिका के रूप में दायर होती है, ध्यान से पढ़िएगा कि कोई पत्र याचिका जनहित याचिका के रूप में दायर होती है तो इसके लिए रिक्त स्थान के द्वारा आदेश पारित होने चाहिए। यही आपको बतलाना है इन 4 विकल्पों में से। एकदम बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है दोस्तों। बताइएगा कि क्या सहायक मजिस्ट्रेट, क्या अपर रजिस्ट्रार, क्या मजिस्ट्रेट या रजिस्ट्रार? तो एकदम यहाँ पे आपको भर देना है क्या, विकल्प नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्या, मजिस्ट्रेट। यहाँ पे हम क्या भरेंगे, मजिस्ट्रेट। जी हाँ, बिल्कुल सही हो जाएगा विकल्प नंबर तीसरा, यानी कि सी वाला। किस वाले प्रश्न के लिए, किस वाले प्रश्न के लिए, प्रश्न संख्या 7 के लिए। कोई भी पत्र याचिका जनहित याचिका के रूप में दायर होती है तो इसके मजिस्ट्रेट के इसके मजिस्ट्रेट के लिए मजिस्ट्रेट के द्वारा आदेश पारित होने चाहिए। जी हाँ, आगे बढ़िएगा। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, जरा ध्यान से देखिए, बहुत प्यारा सा प्रश्न है दोस्तों। बताइए इसका उत्तर कि कार्यकरण नियमों के अनुसार हस्ताक्षर और संपुष्टि के पहले सभी अंतरराष्ट्रीय समझौतों और संधियों को रिक्त स्थान की आवश्यकता होती है। प्रश्न संख्या 8 है। 8वें का आंसर आपको छाप के बता देना है। क्या मंत्रिमंडल सचिव के अनुमोदन पर? जी नहीं, बिल्कुल गलत है। मंत्रिमंडल का अनुमोदन, जी हाँ, यही वाला विकल्प है, सही है। मंत्रिमंडल के अनुमोदन पर यहाँ आपको भर देंगे, मंत्रिमंडल के अनुमोदन की आवश्यकता होती है। बिना मंत्रिमंडल के अनुमोदन के ऐसा हो ही नहीं सकता। आगे बढ़िए। अगला प्रश्न है, क्या है, अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सही है? ये बताना है। 2 कथन दिए हैं आपके सामने, ए और बी। बताना है कि आखिर में सही कौन सा है भैया, यही आपको बताना है। कह रहा है कि अखिल भारतीय सेवाओं के सदस्यों का चयन एवं प्रशिक्षण केंद्र सरकार करती है। कह रहा है कि अखिल भारतीय सेवाओं के सदस्यों का चयन एवं प्रशिक्षण केंद्र सरकार कराती है। जी हाँ, बिल्कुल केंद्र सरकार ही कराती है अखिल भारतीय सेवाओं के सदस्यों का चयन, दूसरा कोई नहीं कराता, केंद्र सरकार कराती है। ये कला कथन पहला वाला तो सही है। दूसरा कह रहा है कि लोक सेवक भारत सरकार के कर्मचारी है। वही आप चाहे केंद्र सरकार कह लो चाहे भारत सरकार कह लो, भारत सरकार के कर्मचारी है तथा सरकार के समस्त कर्मचारी लोक सेवक हैं। यह भी कथन पूरी तरह से सही है। इसका मतलब ए और बी दोनों सही होंगे। तो किस विकल्प में है? पहला है ए और बी दोनों। जी हाँ, पहला ही विकल्प सही हो जाएगा, ए और बी दोनों। आगे बढ़िएगा। अगला प्रश्न देखिए, बहुत प्यारा प्यारा प्रश्न है, एकदम बढ़िया से इसका उत्तर देने का प्रयास करिए। ये तो कुछ प्रश्न कल वाला इसमें पता नहीं कैसे रिपीट हो गया है। अस्थावर का जंगम होता है, आप जानते हैं, ये हो गया था, ये हो गया था, ये भी हो गया था, ये भी हो गया था, ये बूढ़ा चाँद, कला और बूढ़ा चाँद, ये भी हो गया था। जी हाँ, ये देखिए
बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। कह रहा है कि नीचे दिए गए शब्दों में से कौन सा गुणवाचक विशेषण का उदाहरण नहीं है। बहुत प्यारा प्रश्न है। प्रश्न संख्या 15 कह रहा है कि कौन सा गुणवाचक विशेषण का उदाहरण नहीं है। गुणवाचक विशेषण किसे कहते हैं? गुणवाचक विशेषण किसे कहते हैं? कमेंट सेक्शन में छाप के बताइए। ऐतिहासिक, प्रभावशाली, पाश्चात्य, बहुत लंबी रस्सी है। कौन सा सही है? तो विकल्प नंबर 3 यानी कि सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नहीं है पूछा है, क्या है? कौन सा गुणवाचक विशेषण का उदाहरण नहीं है। गुणवाचक विशेषण का उदाहरण ऐतिहासिक भी है, इतिहास में एक प्रत्यय लगाकर गुणवाचक विशेषण बनाया है। प्रभाव में भी प्रभावशाली भी है। बहुत लंबी रस्सी, मापने की बात हो रही है, तौलने की बात हो रही है, तो ये भी गुणवाचक विशेषण होगा। लेकिन पाश्चात्य, ये जो है पाश्चात्य विशेषण है, ये नहीं है गुणवाचक, इसलिए यही सही होगा विकल्प नंबर सी वाला यानी कि तीसरा। आगे बढ़िएगा। बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है। पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा बहु का बहुवचन है। बहु शब्द का बहुवचन बताना है। क्या बहुए होगा? बहुए, ये तो गलत वर्तनीय लिखा गया है। बहुजन होगा, एकदम गलत। बहुजन बहुजन कहां से हो जाएगा भैया? बहुए सेम ऑप्शन है और सही भी है। इसमें तो दोनों सही उत्तर छप गया। ये भी सही है, दोनों चीजें दिक्कत है। इसमें मान लीजिए एकदम कोई त्रुटि नहीं है, सेम छोटू छोटू एकदम। तो इसमें दोनों में से कोई आप सही मान सकते हैं, दोनों एक ही चीज है। आगे बढ़िएगा, आगे बढ़िएगा। कादंबरी किस लेखक की कृति है भैया? जरा छाप के बताओ तो। ये कादंबरी जो है वह किस लेखक की रचना है? किस लेखक की? क्या भवभूति की है, कबीर की है, बाणभट्ट की है या विद्यापति की है? जी हाँ, कादंबरी महोदय की है। किसकी? अरे कादंबरी महोदय कह रहे, बाणभट्ट की। कादंबरी किसकी कृति है? बाणभट्ट की। विकल्प नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा इस वाले प्रश्न के लिए। आगे बढ़िएगा। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? क्या कह रहा है जरा ध्यान से देखिए। अच्छा, एक बार सब लोग जुड़ जाइएगा, शेयर लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि कक्षाएं पूर्णतः निःशुल्क चलती है। तो आपका अभी कुछ दैनिक और बहुत ही महत्वपूर्ण आपका दायित्व बनता है, ये आपका धर्म है कि चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब तो कर ही दीजिएगा। ठीक है, तो आगे आइएगा, देखते हैं कि क्या कह रहा है। 18 नंबर का प्रश्न कह रहा है सरकार का विपरीत शब्द दिए हुए। सरकार का नहीं, साकार का। क्या है? साकार का विपरीत आपको बताना है, विलोम बताना है। साकार का विलोम बताना है। साकार का क्या विकार होगा? बिल्कुल नहीं होगा। साकार का क्या निराकार होगा? बिल्कुल है। कहाँ गया मिटाने वाला? कहाँ से मिटेगा ये? शायद ये पूरा साफा कर देते हैं ना। चलिए, साकार का विपरीत आपको बताना है। साकार का विपरीत आप जानते हैं, जो जिसका आकार हो, जिसका आकार हो, और विपरीत जिसका आकार ही ना हो, यानी कि निराकार। विकल्प नंबर बी क्या है भाई? जी, विकल्प नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। साकार का विपरीत जो है क्या होगा? निराकार होगा। साकार का विपरीत निराकार होगा। अगला प्रश्न कह रहा है, क्या कह रहा है जरा ध्यान से देखिए, इसको पढ़िए और सही सही उत्तर दीजिए। भाषा लिखने के लिए प्रयुक्त चिन्हों के व्यवस्थित रूप को क्या कहते हैं? क्या व्याकरण कहते हैं, क्या बोली कहते हैं, भाषा कहते हैं या लिपि कहते हैं? प्रतीक प्रयुक्त चिन्हों की बात की जा रही है, प्रतीकों की बात हो रही है। ऐसा ना हो कि कहीं व्याकरण को ठोक निकल जियो, ऐसा ना करियो भैया। व्याकरण होबा नहीं करेगा, बोली होबा नहीं करेगी, भाषा होबा नहीं करेगी, उसे लिपि कहते हैं। और हमारी लिपि कौन सी है? देवनागरी। हमारी लिपि कौन सी है? देवनागरी। आगे बढ़िएगा, लिपि सही होगा चौथा वाला ऑप्शन। आगे बढ़ेंगे। ये देखिए, कह रहा है गद्यांश, क्या कह रहा है कि भाषा का प्रश्न अत्यंत संवेदनशील है, अतएव इस पर बड़ी सूझबूझ, सहानुभूति और धैर्य से विचार करना आवश्यक है। इस संबंध में जो भी समाधान ढूंढा जाए उससे यह आभास नहीं होना चाहिए। ये फिर फोकट का 10 नंबर आता है आपका, यहां से तो किसी का गलती नहीं होना चाहिए।
भाषाई गुट की विजय हुई है और दूसरे की पराजय। कोई भी सामान्य हल निश्चय ही उस भारतीय राष्ट्रीयता की विजय का द्योतक होगा जिससे अतीत में समय समय पर अपनी शक्तियां प्रदर्शित की है। हमने राष्ट्रीयता को प्राप्त कर लिया है कि एक राष्ट्रीय पताका भी अपना लिया है जो है लेकिन परंतु हम देश की एक संपर्क भाषा संघ की राजभाषा अपनाने के अपने अभीष्ट लक्ष्य पर अभी तक नहीं पहुंच पाए हैं। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए हमें अनुकूल वातावरण तैयार करने की जो जी तोड़ कोशिश करनी होगी। ऐसे मामलों में जल्दबाजी आत्मघाती होगा क्योंकि उससे अनेक समस्याएं खड़ी हो जाती हैं। खास तौर पर लोगों के मन में संदेह और अविश्वास उत्पन्न हो जाता है और ये दोनों ही राष्ट्रीय एकता के लिए कट्टर दुश्मन है, बहुत खतरनाक है। बहुत प्यारा सा गद्यांश है, इस पे आधारित कुछ प्रश्न है, आइए देखते हैं क्या है। कह रहा है कि इस गद्यांश का आखिर में शीर्षक क्या है। आपसे शीर्षक पूछ लिया है इस गद्यांश का शीर्षक। तो भैया गद्यांश का शीर्षक एकदम आप पढ़े होंगे तो अभी आपको सामने सब कुछ पता चल गया। यहाँ पर राष्ट्रभाषा की बात की जा रही है, हिंदी जो राष्ट्रभाषा है उसकी बात की जा रही है। तो विकल्प नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा इस वाले प्रश्न के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, भाषा के प्रश्न को हल करने के लिए किस गुण की आवश्यकता होती है। क्या राजनीतिक चातुर्य होना चाहिए, ये तो भाई पढ़ा चुके हैं। ये विवेक, धैर्य और सहानुभूति होना चाहिए, या फिर वही वाला प्रश्न छाप दिए महोदय जी। उपयुक्त गद्यांश ये भी हो गया है। चलिए इसको जरा पढ़िए, गद्यांश को एक बार इसको ध्यान से पढ़िए। कह रहा है कि संसार में कुछ भी असाध्य या असंभव नहीं। अच्छा ये भी हो गया है, टाइपिस्ट महोदय इधर का उधर कर दिए, जो हो गया था वही दोबारा छाप दिए इसमें, इसके लिए माफ करिएगा, ध्यान दिया जाएगा आगे से। ये तो हो गया था, उसी पे आधारित है, यही तो अभी कल पढ़े थे हम लोग। जी हाँ, ये देखिए ये रहा, तभी तो कह रहे हैं, वो भी छाप दिए हैं और ये भी छाप दिए हैं। बचपन का नाम नरेंद्र नाथ था। क्या है, बचपन का नाम नरेंद्र नाथ था। क्या है, बचपन का नाम नरेंद्र नाथ था। ज्ञान विज्ञान और तर्क शक्ति से संपन्न युवक श्री रामकृष्ण परमहंस के शिष्य विवेकानंद कर्मठ, साहसी, जुझारू एवं ओजस्वी युग पुरुष धर्म के पुनर्जागरण का बीड़ा उठाकर जब विवेकानंद ने सर्वधर्म सम्मेलन में शिकागो में भाषण दिया था, शिकागो में जाकर भैया हिंदी में एकदम भाषण तक आया रहे, एकदम हिला दिए रहे, भाषण दिया था, तो समस्त जनता मंत्र मुग्ध हो गई थी, अचंबा हो गई थी, एकदम गाढ़े में पड़ी रही। उन्होंने दावा किया कि वे वेदांत दर्शन ही सर्वोच्च दर्शन है। 19वीं सदी के अंत में जो लड़ाई धर्म के क्षेत्र में लड़ी जा रही थी, कालांतर में उसने स्वदेशी आंदोलन का रूप धारण कर लिया। बहुत प्यारा सा गद्यांश है। सन 1908 में गुप्त क्रांति के जो संगठन बने, उनकी मुख्य प्रेरणा भी विवेकानंद की शिक्षाएं थी। विवेकानंद ने भारत के उत्थान में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने का कार्य किया या महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। देखिए कितना प्यारा सा ये क्या है, गद्यांश है। आगे बढ़िएगा, इस पे आधारित कुछ प्रश्न है, देखिए क्या कह रहा है, इसका उत्तर क्या होगा। कह रहा है बीड़ा उठाना, इस मुहावरे का अर्थ क्या है। बीड़ा उठाना, ये तो मुहावरा पूछ लिया, उसी में से देखिए मुहावरा बना दिया है, क्वेश्चन का थोड़ा सा पैटर्न चेंज कर दिया है। पूछ रहा है बीड़ा उठाना मुहावरे का अर्थ क्या है। संभाल लेना, नहीं ये कुछ जम नहीं रहा है। पूरा करना, ये भी नहीं जम रहा है। संकल्प करना, जी हाँ, बीड़ा उठाना अर्थात संकल्प करना, तीसरा वाला विकल्प बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इसके लिए आगे बढ़िएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि
किस लड़ाई ने स्वदेशी आंदोलन का रूप धारण कर लिया था? बताएंगे किस लड़ाई ने स्वदेशी आंदोलन का रूप धारण कर लिया था? भैया अभी तो हमने आपको दिखाया था ना, कहाँ गया? धर्म के पुनर्जागरण का बीड़ा उठाकर विवेकानंद स्वामी को शिकागो में भाषण दिया, समाज जनता मंत्रमुग्ध हो गई और स्वदेशी आंदोलन का रूप धारण कर लिया। कहां से मामला है? धर्म से है। विकल्प में धर्म है कि नहीं है? आइए देखते हैं विकल्प में क्या कह रहा है। ये तो हो गया, जी हाँ है, तो विकल्प नंबर सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। विकल्प नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, धर्म की। आगे बढ़िएगा, अगला प्रश्न कह रहा है, क्या कह रहा है? 28वां प्रश्न कह रहा है कि मंत्र मुग्ध के स्थान पर किस शब्द का प्रयोग किया जा सकता है? भाई शिकागो में जब उन्होंने अपना भाषण प्रस्तुत किया तो वहां की सारी जनता जो थी वो मंत्र मुग्ध हो गई थी, एकदम मतलब बेचैन हो गई थी, एकदम लालायित हो गई थी, एकदम जो है मोहित सम्मोहित हो गई थी। वही चीज पूछ रहा है कि मंत्र मुग्ध के स्थान पर किस शब्द का प्रयोग किया जा सकता है? जो गद्यांश में मंत्र मुग्ध का शब्द आया है उसके स्थान पर उसी का पर्याय, उसी का समानार्थी शब्द प्रयोग करवाना चाह रहा है हमसे। इन चार विकल्पों में से वह कौन है? क्या प्रेरित? न, मंत्र मुग्ध और प्रेरित से कोई संबंध नहीं। अचंभित, हाँ अचंभित कुछ क्षण के लिए हो सकता है लेकिन पूर्णतः सही नहीं माना जाएगा। मोहित, जी हाँ सम्मोहित, मोहित, यही विकल्प नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा इस वाले प्रश्न के लिए। आगे बढ़िएगा, अगला प्रश्न कह रहा है, फिर से देखिए वही जो दो पैसे इसके पहले आए थे वो कल वाला ला के इसमें सेट कर दिए थे, ये दोनों आज वाले हैं। आगे बढ़िएगा, एक बार इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और इसको अपने से करने का प्रयास करके कमेंट सेक्शन में छाप के बताइएगा। तब हम देखते हैं कौन कौन भाई हमारे सीरियस है और कौन कौन बस ऐसे हवा में चल रहा है। आगे बढ़िएगा, आगे बढ़िएगा, इससे संबंधित 29, 30, 31 ये प्रश्न आप करके बताएंगे। चलिए यहाँ तक आज की कक्षा हम यही विराम करते हैं। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए। नमस्कार, आदाब।